नमस्कार, आदाब, मैं शर यासिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। बिहार मतदाता सूची संशोधन, ईसी बोला रिवीजन का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा साबित करें आयोग कर रहा है गलत। शशि थरूर का बड़ा बयान, कहा आपातकाल को काले अध्याय के रूप में याद नहीं किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में साथ आए उद्धव और राज ठाकरे, संजय राउत ने खोले पत्ते, का कांग्रेस अपने दम पर लड़े चुनाव। दिल्ली में बारिश से जल भराव और जाम की मार, आपने बीजेपी को घेरा। मध्य प्रदेश के गैर जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी मंत्री, कहा जब तक सड़कें रहेंगी होते रहेंगे गड्ढे। ट्रंप की टैरिफ लगान की धमकी पर राष्ट्रपति का जवाब, अमेरिका ब्राजील के बीच रिश्तों में तकरार। अब समाचार विस्तार से। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ताओं ने इस प्रक्रिया को जल्दबाजी और मनमाना बताया। वहीं चुनाव आयोग ने इसे संवैधानिक जिम्मेदारी बताते हुए प्रक्रिया को सही ठहराया है। देखिए, कमाल की चीजें हैं, फैक्ट चेक, मिसलीडिंग, और ऐसा हमने चुनाव आयोग का व्यवहार हाल के वर्षों में नहीं देखा था। माफी के साथ कहता हूँ, अभी कई प्रोटोकॉल इन्होंने विकसित कर लिए हैं कि अधिकृत वो होगा, अधिकृत वो होगा। ये चुनाव आयोग था, यही चुनाव आयोग, क्योंकि व्यक्ति के आने से आयोग का चरित्र नहीं बदलता है। व्यक्ति नए होते हैं आयोग में। आयोग निरंतरता में सुकुमार सेन जी के वक्त से आज तक यही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के रूप में, एक नागरिक के रूप में मैं ईमेल लिखता था कि मुझे फलाने सवाल पर वक्त चाहिए, और बड़ी आसानी से वक्त मिलता था। चुनाव आयोग अप्रोचेबल हो, एक्सेसिबल हो। चुनाव आयोग आसमान में टंगी हुई कोई एक चीज ना हो कि जमीन के लोग वहां तक पहुंच ही ना पाए। क्योंकि खुद इन्हीं चुनाव आयुक्त ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा था, मेरा कोई भी फैसला बिना पॉलिटिकल पार्टीज के कंसल्टेशन के साथ नहीं होगा। ये ऑन रिकॉर्ड। इतने बड़े फैसले में किसका कंसल्टेशन किया गया? यही 11 दस्तावेज चाहिए। किससे कंसल्टेशन किया गया? कई मुख्य चुनाव आयुक्तों ने पूर्व के लेख लिखा है। कह दीजिए मिसलीडिंग है, क्योंकि ये बहुत आसान है ये कह देना मिसलीडिंग। हाहाकार जो मचा हुआ है जाके देख लीजिए बिहार में। तो आप दिल्ली दरबार से बैठ करके अगर जमीन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा है कि आपातकाल को भारत के इतिहास के काले अध्याय के रूप में याद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसके सबक को पूरी तरह से समझा जाना चाहिए। आज मार्च 1977 के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से घोषित आपातकाल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अनुशासन और व्यवस्था के लिए किए गए प्रयास अक्सर क्रूरता में बदल जाते थे, जिन्हें सही नहीं ठहराया जा सकता था। तिरुवनंतपुरम के सांसद ने लिखा, इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने जबरन नसबंदी अभियान चलाया, जो इसका एक कुख्यात उदाहरण बन गया। गरीब ग्रामीण इलाकों में मनमाने साक्ष्यों को पूरा करने के लिए हिंसा और जबरदस्ती का इस्तेमाल किया गया। नई दिल्ली जैसे शहरों में झुग्गियों को बेरहमी से ध्वस्त और साफ किया गया। इस वजह से हजारों लोग बेघर हो गए। उनके कल्याण पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। ये एक अनमोल विरासत है जिसे निरंतर पोषित और संरक्षित किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने आगे कहा कि आपातकाल को दुनिया भर के लोगों के लिए एक स्थायी अनुस्मारक के रूप में काम करना चाहिए। उनके मुताबिक आज का भारत 1975 का भारत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अधिक आत्मविश्वासी, अधिक विकसित और कई मायनों में अधिक मजबूत लोकतंत्र है। फिर भी आपातकाल के सबक चिंताजनक तरीकों से प्रासंगिक बने हुए हैं। बिहार में मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर आज शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगी कि किस तरह से चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब रहा है। वो बीजेपी के आदेश पर चल रहा है। महाराष्ट्र में जो पीछे हुआ वो बिहार में खुलेआम दिख रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेकर लोकतंत्र के उसूलों को और संविधान ने जो वोटर को अधिकार दिया उसका किसी तरीके से हनन न हो, उस पर कार्रवाई करेगी और इस सब को खारिज करेगी। मैं उम्मीद करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट बाकायदा ये संज्ञान लेगी किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब रहा है। वो खुद बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के ऑर्डर पे चल रहा है। महाराष्ट्र में जो पीठ पीछे हुआ, जो पर्दे के पीछे हुआ, वो अब खुलेआम
बिहार में दिख रहा है। चलिए मैं मानती हूं कि कोई एक्सरसाइज होना चाहिए टू वीड आउट नॉन वोटर्स, पर इलेक्शन से 5 महीने पहले ये होना चाहिए, जहां पर आप सिर्फ इतना उसको स्ट्रिक्ट कर दें कि 11 डॉक्यूमेंट्स कहते हैं आधार आप सीधा दिखाएंगे तो ना वो सिटीजनशिप प्रूफ है ना ही वो रेजिडेंस प्रूफ है, पर वही आधार से अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर लाएंगे वो एक्सेप्टेबल है। तो यानी आप लोगों के लिए एक दिक्कत खड़ी कर रहे हैं और एक बहाना ढूंढ रहे हैं कैसे वोटर रोल से उनका नाम हटा दिया जाए, और 5 महीने पहले करना दिखाता है कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो मैं उम्मीद करती हूं सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेकर प्रजातंत्र। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही। इंडिया गठबंधन के टूटने की खबर सामने आ रही है। अब इस पर मोहर लग गई। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने साफ कहा है कि बीएमसी समेत निकाय चुनाव उद्धव सेना इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर नहीं लड़ेगी। राउत ने बताया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मैंने ये नहीं कहा कि मनसे और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ रही है। मैंने ये कहा है कि लोगों का दबाव है, भारी दबाव है, प्रेशर है कि शिवसेना और मनसे एक साथ आकर लोकल बॉडीज के चुनाव लड़े, खास करके मुंबई महानगर पालिका। जबरदस्त प्रेशर है। आपने 5 जुलाई को देखा होगा जब बरेली में उद्धव जी और राज ठाकरे जी का एक साथ जो विजय रैली हो गई, उसमें आपने देखा होगा। हमको पूछा कि इंडिया आघाड़ी का अब वजूद क्या है। हमने कहा इंडिया आघाड़ी लोकसभा के लिए बनी थी, महाविकास आघाड़ी विधानसभा के लिए बनी थी। ये दोनों की कोई जरूरत लोकल बॉडी इलेक्शन में नहीं है, ये दोनों आघाड़ी की। अब लोकल बॉडीज में लोकल इशू होते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या एमएनएस गठबंधन में शामिल होने पर एमवीए को मजबूत करेगी, इस पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा है कि हमने हमेशा कहा है कि हमारा हाईकमान इस पर फैसला करेगा। अगर हमारे गठबंधन के बाहर कोई भी गठबंधन में शामिल हो रहा है तो इसका निर्णय हमारे हाईकमान द्वारा किया जाएगा। वो हमने आज भी कहा है, कल भी कहेंगे कि हमारा हाईकमांड इस इशू को डिसीजन लेंगे। तो इसलिए हमारा अलायंस जो है वो अलायंस के अतिरिक्त कोई भी आ रहा है तो उसके लिए हमारा हाईकमांड। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने गुजरात के वडोदरा में पुल ढहने की घटना पर कहा है कि ये गुजरात मॉडल है ना, बार बार वहाँ इमारत गिरती है, पुल गिरता है, विमान गिरता है, सब कुछ होता है लेकिन चर्चा नहीं होती। लेकिन अगर किसी और राज्य में ये घटना हुई होती जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है तो वहाँ पर पूरी बीजेपी उस घटना पर चर्चा करती। कल वडोदरा में एक पुल गिरने से 13 लोग नदी में बह गए, तो इसमें कौन जिम्मेदार है, वहाँ किसकी सरकार है, ये आपको गुजरात मॉडल है। कैसे करें, ये गुजरात मॉडल है ना। बार बार वहाँ विमान गिरता है, पुल गिरता है, इमारतें गिरती है, सब कुछ होता है लेकिन चर्चा नहीं होती। अगर किसी और राज्य में जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ इस प्रकार की घटना होती है तो पूरी बीजेपी उस पर चर्चा करती है। कल एक ब्रिज गिर गया वडोदरा और 13 लोग बह गए नदी में। कौन जिम्मेदार है, किसकी सरकार है, आप मुझे बताइए। ये आपका गुजरात मॉडल है। मोदी जी विदेश में ढोल पीट रहे हैं, ये गुजरात मॉडल है। वहां मोदी जी मॉडलिंग कर रहे हैं, गुजरात मॉडलिंग ये चल रहा है ना। उनको इंसानियत के नाम पर ये लोग, मुझे लगता है, बहुत ही ढब्बा है। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में आज एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई और इसका केंद्र हरियाणा के झज्जर में रहा। झटके लगभग 10 सेकंड तक महसूस किए गए, जिससे दिल्ली पहले से हो रही भारी बारिश और जलभराव की स्थिति के बीच सहम उठी। हालांकि राहत की बात यह रही कि कहीं भी किसी की जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं आई है। क्या नाम है आपका? मैं पवन सिंह एडवोकेट। आज भूकंप आया सर, केंद्र भी झज्जर है, तो किस तरह का रिएक्शन है आपका? हाँ, एकदम अचानक महसूस हुआ। ऑफिस में काम कर रहा था तो सारा सिस्टम, मेज और पंखा हिलने लग गया, तो बड़ा डरावना था एकदम। जल्दी से भाग के बाहर आया, परिवार को देखा तो नीचे ही थे, लेकिन था बहुत डरावना था, खतरनाक। और अभी पता लगा है कि उसका एपिसेंटर भी झज्जर में है। पहले तो बताया रोहतक, लेकिन अब झज्जर बता रहे हैं। तो डर है कि अगले 2-3-4 घंटे में कुछ कहीं दोबारा ना आ जाए, आफ्टर शॉक जो होते हैं। इससे पहले कभी ऐसा देखा है? नहीं, इससे पहले मैंने कभी इतना तेज झटका कभी महसूस नहीं किया। आज से पहले कई बार महसूस हुआ है लेकिन इतना तेज झटका
आज तक नहीं महसूस हुआ था कभी। तो कह सकते हैं दिस इज ए बैड एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल टोटली सब कुछ अंदर तक 2-3 मिनट नॉर्मल होने में लग गए कि ये क्या था। दिल्ली में कई दिनों के बाद हुई भारी बारिश से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं शहर के कई हिस्सों में जलभराव और ट्रैफिक जाम ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। बुधवार की बारिश लंबे समय तक हुई, जिससे नेहरू प्लेस, अरबिंदो मार्ग, लाजपत नगर, अक्षरधाम, आश्रम, ITO और शादीपुर जैसे इलाकों में पानी भर गया। इस वजह से आवाजाही बाधित रही। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जलभराव की वजह से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने वीडियो साझा करते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि 4 इंजन की सरकार चारों खटारा निकले। लेकिन फिर भी जहाँ पे जल जमा होगा उसे रिकॉर्ड टाइम में हटा दें। देखिए, मेरा ऑफिस, पार्टी का ऑफिस इंडिया गेट के पास है। वहां से यहाँ आने में मुझे आधा घंटा लगता है। कल मुझे 2.5 घंटे लगे और हौज खास से यहां तक पहुंचने में, चिराग दिल्ली तक, मुझे करीब 1.25 घंटा लगा। ये आलम था कल जलभराव का और उसकी वजह से ट्रैफिक जैम का। दिल्ली में पिछले 5 महीनों से जो सर्कस चल रही थी, उसमें मुख्यमंत्री हों, LG साहब हों, मंत्री हों, सब जा जाके नालों पे फोटो खिंचा रहे थे, फोटो सेशन करा रहे थे कि हमने ये नाला साफ कर दिया, हमने वो झुग्गी झोंपड़ी हटा दी, हमने उन गरीबों को हटा दिया, लाखों लोगों को उजाड़ दिया कह के कि हम जो है नाले साफ कर रहे हैं। और नतीजा क्या हुआ? हर जगह ट्रैफिक जैम, जल भराव, गाड़ियां खराब हुई। मंत्री जी कहते थे कि मैंने 400 PWD के अधिकारियों का सस्पेंशन लेटर टाइप करा के रखा हुआ है। जहां जल भराव हुआ वहां पे सीनियर अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा। कल रात से अब तक मैं इंतजार कर रहा हूं कितने लोगों को सस्पेंड किया। प्रवेश वर्मा जी ने एक को भी नहीं। हमने 2023, 24, 25 में लगातार ये बात कही कि डीसिल्टिंग के नाम पर भ्रष्टाचार किया जाता है और हमारे पास इसकी जांच कराने के पावर नहीं थी। बार बार चीफ सेक्रेटरी को कहा गया कि डीसिल्टिंग की 3rd पार्टी ऑडिट कराओ। चीफ सेक्रेटरी ने नहीं कराई, नरेश कुमार जी ने, LG साहब ने भी नहीं कराई। आज इनकी सरकार है, अगर डीसिल्टिंग हुई है तो पानी भर ही नहीं सकता, मगर डीसिल्टिंग के नाम के करोड़ों रुपए के ठेके तो दिए गए। क्या उसकी जांच कराई गई? समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा है कि जिस तरह से भाजपा की साजिशें लगातार सामने आती नहीं हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं भाजपा का सहयोग करता नजर आ रहा है। इसी वजह से चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां चुनाव आयोग पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की साजिशें वो लगातार सामने आती रही हैं, चुनाव आयोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करता नजर आता है। इसलिए जो चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेके, निष्पक्षता को लेके लगातार सवाल उठ रहे हैं। लगातार गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में जहां जहां चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग पे गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। और अब जिस तरह से वोटर लिस्ट को लेके वहाँ बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। एक बड़ा आंदोलन भी बिहार में खड़ा हुआ है पूरे देश में जब बिहार की चर्चा हो रही हो। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और चुनाव आयोग पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसको हम देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप आधार कार्ड और राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं। चुनाव आयोग अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग क्यों भ्रम पैदा कर रहा है? ये तो लग रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के पार्टी सेल की तरह काम कर रहा है। कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको हम देखेंगे। कोर्ट में मजबूती से सारे पक्षों को जो है रखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हो, आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हो, आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं। अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है।
मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के एक बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मंत्री ने खराब सड़कों को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे भी होते रहेंगे। दुनिया में ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसमें गड्ढा ना हो। ऐसी कोई तकनीक अभी पीडब्ल्यूडी के पास नहीं है। उन्होंने कहा है कि बरसात में हर राज्य की सड़कों पर गड्ढे होते हैं, ट्रैफिक और बारिश का असर होता है। हम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और बदलाव की दिशा में काम कर रहे हैं। जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे से मेरा मतलब ये है कि उसके लिए कई बार ये होगा कि किसी सड़क को बने हुए 4 साल हो गए, उसकी समय सीमा 5 साल है, तो हो सकता है 4 साल के बाद गड्ढे हो जाएं। लेकिन अगर कोई सड़क ऐसी है कि जिसको 4 साल तक खराब नहीं होना चाहिए थी लेकिन 6 महीने में गड्ढे हो गए तो वो गलत है और उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है कि जिस पे गड्ढा होता ही नहीं, तो वो तकनीक अभी तक पीडब्ल्यूडी के ध्यान में नहीं आई है। राजस्थान के चेरू में वायुसेना के जगुआर लड़ाकू विमान हादसे ने 2 युवा पायलटों की जान ले ली। 31 साल के स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु और 23 साल के फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषि राज सिंह देवड़ा की मौत हो गई। सिंधु हरियाणा के रोहतक के रहने वाले जबकि सिंह राजस्थान के पाली के रहने वाले हैं। लोकेंद्र सिंह सिंधु का पैतृक गांव रोहतक का खेड़ी सात गांव था। वहीं परिवार वाले रोहतक शहर के देव कॉलोनी में रहते थे, जहां शोक की लहर है। दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक घटनाएं जब कल एयर क्रैश में एक होनहार पायलट, भारत के भविष्य, और 2 पायलट एक साथ जगुआर क्रैश में शहीद हुए। रतनगढ़ के पास हुए इस हादसे में दिवंगत हुए दोनों पायलट्स के शहीद हो जाने से पूरा देश शोकमग्न है। परिवार को संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हम सब लोग शहीद को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस आमने सामने हैं। लुइस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे ब्राजील की संप्रभुता और न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि यह ट्रंप का भेदभावपूर्ण हस्तक्षेप है और ये ब्राजील की लोकतांत्रिक संस्थाओं में बाहरी दखलंदाजी है। ट्रंप ने 1 अगस्त से ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की। इसके जवाब में ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि ब्राजील भी अमेरिका पर टैरिफ लगाएगा। पिछले हफ्ते ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स देशों की बैठक हुई थी और तब से ही ट्रंप ब्रिक्स देशों पर नाराज हैं। इसके बाद ट्रंप ने भारत समेत ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप ने ब्रिक्स को एंटी अमेरिका बताया था और कहा था कि जो देश ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीति अपनाएंगे उसे ये टैरिफ देना होगा। इस पर राष्ट्रपति ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा है कि उन्हें ये जानना चाहिए कि दुनिया बदल गई है, हम कोई सम्राट नहीं चाहते। इसके बाद ट्रंप ने ब्राजील की सरकार पर पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ विच हंटिंग यानी राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया। जेयर पर 2022 के चुनाव को पलटने की साजिश में कथित भूमिका के लिए मुकदमा चल रहा है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।